विशेष राज्य का दर्जा दिलाए और जो हम लोगों ने 75% जो आरक्षण जो बढ़ाया है उसको शेड्यूल 9 में जो है वो किया जाए। आप चाहते हैं कि सरकार इंडिया बनाए, बनाना चाहिए, प्रयास करना चाहिए? देखिए, हमारी सरकार प्रयासरत तो हम लोग रहेंगे उसमें देखिए प्रयासरत लोगों को रहना चाहिए, क्यों नहीं रहना चाहिए। आपने कहा नीतीश जी बड़ा फैसला ले सकते हैं, क्या लगता है कि इंडिया ब्लॉक आ गया है? सबसे महत्वपूर्ण बात है कि भाई बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए किसी भी कीमत पे, और जो आरक्षण की सीमा जो 75% है उसको शेड्यूल 9 में डालना है। अगर होता है कुछ ऐसा, अगर हम लोगों के पास आएगा तो हम लोग जरूर करेंगे। समाजवादी को क्या कहेंगे? बहुत अहम है। अच्छा, हमको जानकारी नहीं, लेकिन आप क्या कहना चाहेंगे? आपने सुना और कह रहे हैं कि प्रयासरत सभी को रहना चाहिए और हम भी प्रयासरत हैं। और इससे पहले चिराग पासवान को आप सुन रहे थे, उनकी तरफ से ये कहा गया। चिराग पासवान, हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं, एक स्थिर और मजबूत सरकार पुनः देश अगले 5 साल के लिए देखेगा। Well, definitely. Is it Chirag factor or Modi factor or both of them? No, definitely. I mean, Modi factor is there. Nobody can deny that factor. But more importantly, I think the credit goes to each and every party worker of my party who stood by the party through thick and thin. We have seen lots and lots of ups and downs in the party. But despite that, the way the party worker, every leader of my party, they stood by the party. I think that this credit goes to them. 5 out of 5. बात हो रही है कि एक ही फ्लाइट से नीतीश जी भी जा रहे हैं और अच्छा, जिस तरीके से यहाँ चिराग पासवान और तेजस्वी यादव को हमने सुना, एक तरफ चिराग पासवान जो कह रहे हैं देश के पीएम एक बार फिर से मोदी बनने वाले हैं और उनके नेतृत्व में हम लोग आगे बढ़ेंगे। तेजस्वी यादव जो खुश तो नजर आए, लेकिन उस तरीके से परफॉर्मेंस उनकी पार्टी ने नहीं किया। 251 चुनावी रैलियां और सभा तेजस्वी यादव ने की। तेजस्वी यादव वो नेता जिन्होंने अकेले अपने दम पर सबसे ज्यादा, बाकी सभी नेताओं के मुकाबले सबसे ज्यादा चुनावी रैली की। भीड़ अच्छी खासी आई, लेकिन एक बार फिर से ये साबित हो गया कि चुनावी रैलियों में पहुंची हुई भीड़ वोट बैंक में तब्दील हो ये जरूरी नहीं होता। लेकिन हाँ, ये जरूर कह दिया सरकार बनने की कोशिशें हमारी हैं, सरकार बनाने के लिए प्रयासरत हम हैं। और जो खबर है, तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार एक साथ एक फ्लाइट में और अगल बगल की सीट पर हो सकते हैं। लेकिन चिराग पासवान जिन्होंने बताया कि सुबह नीतीश कुमार से जाकर मिले हैं, बधाई उन्हें दी है, लेकिन नीतीश कुमार ने कल से लेकर आज तक चुनावी रिजल्ट्स पर एक भी सोशल मीडिया पर पोस्ट नहीं किया है। बाकी चीजों को लेकर पोस्ट जरूर कर दिया है। ये सभी संभावनाएं चल रही हैं और इन सब के बीच में जॉर्ज कुरियन जी, आपको लग रहा है कि संभावनाओं के जो दरवाजे हैं इंडिया अलायंस के लिए खुले हुए हैं? कुछ दल जो यहां से वहां चले गए थे, उनकी वापसी क्या हो सकती है? और ये जो अदर्स का आंकड़ा है, ये अदर्स के आंकड़े पर भी तो नजर इंडिया अलायंस और एनडीए दोनों की होगी। जी बिल्कुल। सबसे पहले मैं आपके दर्शकों को यह स्पष्ट कर दूं कि कांग्रेस पार्टी हो या हमारे गठबंधन, हमारे जो सहयोगी दल है, ये जोड़ तोड़ की राजनीति में विश्वास नहीं करते और उसमें बिल्कुल भी यकीन नहीं करते। और इस बात से हम परे हैं। मतलब हम जैसे जिस प्रकार से हम भारतीय जनता पार्टी पर सवाल उठाते हैं तो इससे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं करें कि हम जोड़ तोड़ की राजनीति करेंगे। नंबर 1, ये बात स्पष्ट हो चुकी है कि एनडीए की जो मीटिंग है 4 बजे है, इंडिया गठबंधन की जो मीटिंग है वो 6 बजे है। अगर एनडीए की मीटिंग में ऐसा कुछ होता है जिसमें चंद्रबाबू नायडू हो या नीतीश कुमार सहमत नहीं है कुछ बातों से या उनका तालमेल नहीं जम रहा हो, तो फिर वो इंडिया गठबंधन से संपर्क कर सकते हैं और हम उसमें एक पर्याय ढूंढ सकते हैं। दूसरी बात, मैं कीर्ति जी से बिल्कुल सहमत हूँ। जिस प्रकार से कीर्ति जी ने कहा कि संविधान, आरक्षण, लोकतंत्र बचाने की लड़ाई थी, बिल्कुल भी अहंकार की, मतलब गुरूर की बात नहीं थी। हमारी पूरी उम्मीद रहेगी कि हम लोगों की आकांक्षाएं, उम्मीदों पे खरा उतरेंगे, एक मजबूत विपक्ष की रोल भी निभाएंगे। आपने कहा कि जोड़ तोड़ की राजनीति हम नहीं करेंगे, इसका क्या मतलब? विपक्ष में बैठेंगे? बिल्कुल। अगर देखिए, एक प्री पोल अलायंस था नीतीश कुमार जी और चंद्रबाबू नायडू का, हमें बिल्कुल भी हम इस बात का यकीन नहीं करते, हम उसे तोड़ने की कोशिश करेंगे। हाँ जरूर, अदर्स में जो 18 सीटें हैं या
किसी को अगर उनसे पॉलिटिकल प्रेशर में और कंपल्शन में वो जुड़े थे प्री पोल अलायंस के माध्यम से, अगर वो आना चाहेंगे तो हमें उनके बिल्कुल स्वागत करेंगे। इस बात का मैं स्पष्ट कर दूं, ना कि हम तोड़ जोड़ की राजनीति में यकीन करते हैं। हालांकि सत्ता किसी को बुरी नहीं लगती, और खास तौर से जो पॉलिटिकल पार्टी होती हैं, पॉलिटिशियंस होते हैं, वो इस कोशिश में रहते हैं कि सत्ता मिले, जीत उनकी हो, आंकड़ा उनका मजबूत हो, और जब एनडीए कर सकता है तो इंडिया भी कर सकता है, ऐसा कहने और करने में फर्क नजर आता है। और अगर सत्ता इंडिया अलायंस को मिलेगी तो ये कोशिशें जरूर होंगी। हमारे साथ परविंदर जी भी जुड़ गए हैं राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर, चूंकि जो आंकड़ा अभी एनडीए और इंडिया अलायंस का बना हुआ है, इन सब के बीच में क्लियर मैंडेट तो एनडीए को जाता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन परविंदर जी, ऐसा क्यों है कि कल से लेकर आज तक बहुत सी चर्चाएं सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से हो रही हैं, नीतीश कुमार को लेकर, चंद्रबाबू नायडू को लेकर, और ये जो अदर्स का आंकड़ा है, निगाहें बहुत पैनी हैं एनडीए और इंडिया दोनों की उन पर? नहीं, देखिए, जिस प्रकार से इतिहास के अंदर नीतीश कुमार जी बार बार पार्टियां बदलते रहे हैं, और अभी रिसेंटली उन्होंने अपना जो इंडिया अलायंस में ही थे, और इंडिया अलायंस के अगर वो उनको सूत्रधार कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा, तो किन्हीं वजहों से वो बीजेपी में चले गए। जब उन्होंने ये देखा कि बीजेपी का जो बीजेपी ने बार बार ये कहा था कि 400 पार का नारा दिया, और उन्होंने ये सोचा कि भारतीय जनता पार्टी जो है बहुत स्ट्रांग पार्टी है और इनको हराना शायद मुश्किल है, या कोई भी वजह हो सकती है। सीधे कहिए, मौका परस्ती, अपना फायदा देखा, और अगर फायदा दिखेगा तो शायद इंडिया अलायंस की ओर भी हो लें। अब नहीं, अब वो उसी बात को देखते हुए, देखिए, जो कुछ पॉलिटिशियन होते हैं जो अपना पॉलिटिकल उनकी जो पॉलिटिकल एम्बिशस होती है, जहाँ पे पूरी होती है, वो वहाँ चले जाते हैं और वो अपने जो असूल हैं उनको एक तरफ रख देते हैं। तो उसमें नीतीश कुमार जी भी हैं, और अगर तो भारतीय जनता पार्टी उनको कोई बहुत बड़ा ओहदा या बहुत बड़ी मिनिस्ट्री का जिस प्रकार वो आशा करते हैं दे दें, तो शायद ना हो। लेकिन ठीक है परविंदर जी, आप अपनी बात